तो जब भी हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं तो जो ये ह्यूमन राइट्स, सबसे पहला सवाल आता है ये ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये वो फंडामेंटल फ्रीडम्स होते हैं या राइट्स होते हैं, ठीक है, जो हर व्यक्ति के पास वो उसके लिए एंटाइटल्ड है। कैसे? बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग है। तो इसका यही डेफिनेशन बनती है कि ह्यूमन राइट्स रेफर्स टू फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, ठीक है। और ये राइट्स कैसे राइट्स होते हैं? ये राइट्स होते हैं इनहेरेंट राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, रिलीजन या स्टेटस, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल राइट्स कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में जब हम बात करते हैं 1948 में, तो ये बात करता है कि वो राइट्स जो हर व्यक्ति जब पैदा होता है वो एक्वायर करता है, ठीक है, चाहे वो उसकी फ्रीडम हो, डिग्निटी हो या फिर उसके बेसिक राइट्स है। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, जिन राइट्स के साथ वो पैदा हो रहा है वो उसके ह्यूमन राइट्स होंगे, ठीक है। और वो कैसे होने चाहिए कि इन पर्टिकुलर राइट्स में, इसका आर्टिकल 1 ये बात कर रहा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, कि हर व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे व्यक्ति की तरफ कि वो एक स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड रखे, भाईचारा बना के रखे दूसरे व्यक्ति के साथ। अब हम आते हैं कि इसमें एक एंड्रू हेवुड थे जिन्होंने ये कहा कि human rights are rights which people are entitled to by the virtue of being human and they are modern and secular version of natural rights। तो ये क्या है? ये मॉडर्न और सेक्युलर वर्जन है। सेक्युलर मतलब इंडिपेंडेंट वर्जन ऑफ नेचुरल राइट्स है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये नेचुरल राइट्स ही हुए ह्यूमन राइट्स, ठीक है, लेकिन ये रिकग्निशन इनको मिल गई है। इसीलिए जैसे हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के थ्रू ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसलिए ये बियॉन्ड नेचुरल राइट्स बन गए, इनकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो जो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन है वो एंड्रू हेवुड ने हमें दी थी। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। ये ह्यूमन राइट्स के करेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहली चीज, ये यूनिवर्सल इन नेचर है। हर व्यक्ति जब पैदा होता है उसके पास ये राइट्स ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि बिलोंग टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना ये हर व्यक्ति को मिलते हैं ये राइट्स जब वो पैदा होता है। जैसे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये देखा नहीं जाएगा कि वो कौन सी रेस से है, क्या रिलीजन फॉलो करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स दे आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट एंड आर प्राइम इंपॉर्टेंस। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, इसीलिए हम इनको फंडामेंटल कहते हैं। बेसिकली फंडामेंटल मीन्स द बेसिक। उसके बाद दे आर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये जो है ना, इनको आप क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिक है, हर व्यक्ति के पास ये राइट होंगे। एंड दे आर इनडिविजिबल, दैट मीन्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी ह्यूमन। ऐसा नहीं कि वो ये एक मेल है ये फीमेल है, तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस के राइट्स होते हैं। तो अब हम ना इसकी एवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो एवोल्यूशन कैसे हुई? सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है हमारी द कोड ऑफ हमुराबी। 1754 बिफोर क्राइस्ट एरा में ये कोड ऑफ हमुराबी आया है, जिसमें हमुराबी किंग वॉज देयर, ठीक है। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें कंसेप्ट है आई फॉर एन आई। ये बेस्ड होता है प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल पर। मतलब जिसका जितना नुकसान किया है उसको उतना ही भरपाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ने किसी व्यक्ति की आंख तोड़ी है, आंख फोड़ी है, तो इन रिटर्न उसको सजा भी यही मिलेगी कि उसकी आंख फोड़ दो। तो दिस वाज द कंसेप्ट विच केम फ्रॉम द कोड ऑफ हमुराबी। और यहां से इन्होंने ये बताया कि अगर एक व्यक्ति किसी की तरफ एक आंख करके देखता है तो दूसरा व्यक्ति जो है वो उसी आंख को बाहर निकाल देगा। दैट इज वॉट वॉज द कंसेप्ट। तो यहां से इक्वालिटी का एक राइट ऑफ इक्वालिटी जो है वो निकल के आया था। जस्टिस प्रिंसिपल बेसिकली इसमें से निकल के आया था कोड ऑफ हमुराबी में से। फिर उसके बाद कोड ऑफ हमुराबी के बाद क्या हुआ कि एंशिएंट रोमन और ग्रीक्स थे जिनके अंदर आपके पास नेचुरल लॉ फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने आपके बहुत सारा एक हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर बेसिकली इन्होंने बहुत सारा हमारे को क्या बताया कि जो हमारी रोमन लॉ थी इसने हमें कंसेप्ट दिया इक्वालिटी का, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, ठीक है। यहीं पे एक हमारे फिलोसोफर थे एंशिएंट सोइटिक फिलोसोफर जिनका नाम था सिसरो, ठीक है। इन्होंने हमें क्या कंसेप्ट दिया कि
जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो पोजेस करते हैं एक इनहेरेंट डिग्निटी, एंड वही चीज फर्दर नेचुरल लॉ में इनको इन्फ्लुएंस की थी इस चीज ने। इसके बाद एक और हमारे ग्रीक सोएटिक फिलोसोफर थे जिन्होंने ये कहा था कि लॉ मस्ट अलाइन विद नेचुरल ऑर्डर एंड ह्यूमन रैशनैलिटी। लॉ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो अलाइन करे किसके साथ, ह्यूमन रैशनैलिटी के साथ, मतलब उसकी जो थिंकिंग है, इक्वालिटी की जो भी उसकी इक्वल थिंकिंग है उसके साथ, और नेचुरल ऑर्डर के साथ। फिर आपका आता है चर्च एरा। चर्च एरा के टाइम पे क्या हुआ कि लॉ को ना अलाइन किया गया मॉरल वैल्यूज के साथ, यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना करे, ठीक है। दैट मीन्स वो जो राइट्स है ना उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि दूसरे व्यक्ति के राइट्स वायलेट ना हो सके। आफ्टर दिस ऑल, राइट, इसके बाद हमारे पास कुछ और आए जैसे कि हॉब्स, लॉक और राउस। इस तरीके के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने हेल्प किया कि रिकग्नाइजेशन में कि क्या बोलते, आपके पास क्या है, राइट ऑफ लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में मोर अवेयरनेस जनरेट करी। बट एक्चुअली जो राइट एवोल्यूशन अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की तो वो होती है हमारी फ्रॉम दी मैग्ना कार्टा, द बिल ऑफ मैग्ना कार्टा 1215। इसमें क्या हुआ कि मोनार्क जो था ना उसकी किंग के राइट्स को लिमिट किया गया, और ये बात की गई कि हम क्या करेंगे, राइट टू फेयर ट्रायल्स के बारे में बात की गई मैग्ना कार्टा में। फिर हमारे पास आया बिल ऑफ राइट्स 1688। इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज में जो बिल ऑफ राइट 1688 है, जो मैग्ना कार्टा में राइट्स दिए गए थे उनको रीइंफोर्स किया गया। तो रीइंफोर्समेंट की गई किसकी, इंडिविजुअल लिबर्टी की। फिर हमारे पास आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1766। इसमें इंडिपेंडेंस से ही बात हो रही है। इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम चाहिए अपने को, तो फ्रीडम चाहिए, तो यहां से हम याद रख सकते हैं कि यहां पर भी क्या हुआ कि इन्होंने इस चीज को इंडिपेंडेंस, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1766 है, इसके अंदर इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात करी कि कुछ राइट्स जो होते हैं वो इनएलेबल होते हैं। दैट मीन्स उन्हें एलिनेट नहीं किया जा सकता है, उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। उसमें से एक राइट होता है राइट ऑफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है। उसके बाद जो मेरा लास्ट आता है दैट इज राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789। ये फ्रांस के अंदर इसको लाया गया। इसमें बिकॉज ये नाम ही इसका ऐसा है, राइट ऑफ मैन, तो मैन के जो राइट्स है उसमें हमने इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है इसमें रिकॉग्नाइज किया फ्रीडम ऑफ स्पीच को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एनकरेज किया इसने, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीजों के बाद अब सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म हो गया, इसके बाद आपकी आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर वगैरह था, इसकी वजह से लोग इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने क्या किया, दे बिकम रिबेल्स, दे स्टार्टेड बिकमिंग रिबेल्स। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया, ठीक है, ताकि उनकी इंडिविजुअल डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए भी जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लीग ऑफ नेशंस में, तो वो चीज इसमें 19th सेंचुरी में निकल के आई। एंड फिर उसके बाद यू नो दैट लीग ऑफ नेशन फेल्ड, और ये जो मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये मतलब उस टाइम पे उतनी स्ट्रेंथन अप नहीं हो पाई। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ही ज्यादा आउटरेज हुआ, बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस हुआ, बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ गलत हुआ, मतलब जेनोसाइड्स कमिट हुए, एंड देयर वाज अ ग्रेट डिजास्टर दैट वर्ल्ड वॉर 2 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 दैट द इंटायर वर्ल्ड फेस्ड। इसकी की वजह से फाइनली जब यूनाइटेड नेशंस बना तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि इन फ्यूचर ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। इसी के साथ वो एक कंसेप्ट जो एक बिल लेकर आए थे, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR जिसको हम बोलते हैं, 1948 का, और यहां से हमारा ह्यूमन राइट का कंसेप्ट निकल के आया। और फिर वहां से हमारा आर्टिकल नंबर 1 जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि हर व्यक्ति एक ह्यूमन राइट पोजेस करता है बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग एन ह्यूमन। हम एक बहुत ही सिंपल सी डिस्कशन करते हैं कि नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है।
एक सिंपल सा कंसेप्ट है। बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल कि नेचुरल राइट्स ह्यूमन राइट्स एक जैसे ही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्निशन मिली हुई है, नेचुरल राइट्स को रिकॉग्निशन नहीं मिली है। ये फिलॉसफी बेस्ड राइट्स होते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, इनको रिकॉग्निशन मिली है इंटरनेशनल लॉ के द्वारा, ट्रीटीज के द्वारा, कस्टम्स के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम वैसे बात करें कि नेचुरल लॉ कौन से लॉज होते हैं, नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं और ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं, तो नेचुरल राइट्स बेसिकली वो राइट्स है जो एक ह्यूमन पोजेस कर रहा है, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग एन ह्यूमन, बट वो सारे के सारे एग्जिस्टेंस में रहते हैं, इवन इफ इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट। चाहे गवर्नमेंट उसको वो राइट दे या ना दे, फिर भी वो लॉ एग्जिस्टेंस में रहते हैं। हाउएवर ह्यूमन राइट्स कैसे होते हैं? ह्यूमन राइट्स बेसिकली आर द राइट्स विच आर ग्रांटेड टू ऑल द ह्यूमन, बट ये राइट्स जो है ये प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, एंड ऑल्सो अंडर द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स। अलग अलग स्टेट के जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये राइट्स जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर ओरिजिन के बारे में हम बात करें तो नेचुरल राइट्स जो हैं वो आपको फिलोसफिकल बेस्ड ऑन फिलोसफी होते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ह्यूमन डिग्निटी पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कोडिफिकेशन के बारे में बात करें तो नेचुरल राइट्स जो होते हैं दे आर नॉट कोडिफाइड, हाउएवर ह्यूमन राइट्स आर कोडिफाइड एंड थ्रू अंडर इंटरनेशनल लॉ, इन द नेशनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर ये जो है कोडिफाइड होते हैं, इनका एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। फिर हम बात करते हैं इसकी लीगल रिकॉग्निशन की। नेचुरल लॉ जो है ना वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किए गए हैं, मतलब ऐसे तो रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्निशन हम बोलते हैं जो वो कोडिफिकेशन होती है, राइट। उसके अलावा क्या है, अगर हम यूनिवर्सैलिटी के बारे में बात करें, नेचुरल लॉ यूनिवर्सल इन नेचर है, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें इट इज यूनिवर्सल। हाउएवर ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट ने किस स्टेट के साथ, मतलब किन किन स्टेट्स ने वो एक ट्रीटी या कन्वेंशन या कोविनेंट साइन किया है जिन पे ये ह्यूमन राइट्स जो है एप्लीकेबल होते हैं। देयर माइट बी सर्टन स्टेट्स जिन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को के पर्टिकुलर कोविनेंट्स पे साइन ही नहीं किए हुए, ट्रीटीज पे साइन नहीं किए, तो उनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये आपके नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उसको प्रॉपर्टी राइट्स को हमने फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा है, ठीक है, मतलब दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल, रादर दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल राइट। तो ये वेरी करते हैं नेचुरल राइट्स। लेकिन यूनिवर्सल राइट्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे इसकी कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें एक सवाल उठता है कि क्या ये राइट्स को आप टेक अवे कर सकते हो? देखो, अगर हम नेचुरल राइट्स के बारे में बात करें तो ये जो है इनएलिएबल राइट्स है, एलिनेबल, सो दे आर इनएलिनेबल राइट्स, मतलब इन्हें छीना नहीं जा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट इन्हें छीन नहीं सकती। लेकिन अगर हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें तो ये क्या है, इन्हें भी छीना नहीं जा सकता, लेकिन ये वायलेट किए जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन राइट जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है या फिर जो आपके कोविनेंट्स हैं, उन दोनों कोविनेंट्स में ये चीज मेंशन की गई है कि देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड, इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। एनफोर्समेंट के बारे में बात करें तो नेचुरल राइट्स के पास कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है इन्फोर्स कराने का, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो इन्हें इन्फोर्स किया जा सकता है उन सारी कंट्रीज जिन्होंने कोविनेंट साइन किया है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, या फिर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के जिन्होंने कोविनेंट साइन किए हैं जिन कंट्रीज में, आई थिंक 171 कंट्रीज टिल प्रेजेंट डेट, उन सब को वो सब लोग इन्हें इन्फोर्स करा सकते हैं, जिसका मैकेनिज्म आर्टिकल 2 में गिवन है। ओके अब हम बात करते हैं लीगल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में। अगर हम इनकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो लीगल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं? ये वो राइट्स हैं जो एक स्पेसिफिक लीगल सिस्टम आपको ग्रांट करता है, द राइट्स दैट आर ग्रांटेड बाय अ स्पेसिफिक लीगल सिस्टम। हाउएवर ह्यूमन राइट्स कौन से राइट्स होते हैं? ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल इन नेचर है, ग्रांटेड थ्रू आउट द ग्लोब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी और लीगल सिस्टम। लीगल राइट्स की अगर हम सोर्सेज की बात करें तो पर्टिकुलर लॉ जो एक कंट्री में आती है वो उसका सोर्स बनती है,
ठीक है, जो कंट्री लॉ एस्टैब्लिश करी है। जैसे कि समझने वाली बात है कि लीगल राइट्स कौन से राइट्स हुए जब कोई कंट्री ने एक लॉ एस्टैब्लिश करी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर्टी की लॉ लेकर आई है आपकी कंट्री, तो अगर प्रॉपर्टी की लॉ आपकी कंट्री लेकर आती है, उस प्रॉपर्टी में आपको जो राइट्स मिल रहे हैं वो आपके लीगल राइट्स हुए, ठीक है। लेकिन जो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के द्वारा आते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल कोवेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करता है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है? एग्रीमेंट्स और मॉरल प्रिंसिपल्स पे। यूनिवर्सैलिटी के बारे में बात करते हैं तो लीगल राइट्स यूनिवर्सल नहीं होते हैं, यू ऑलरेडी नो, बिकॉज वो लीगल राइट्स एक कंट्री तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वही उसकी जुरिस्डिक्शन भी आ गई कि जुरिस्डिक्शन के बारे में अगर हम बात करें या स्कोप के बारे में हम बात करें तो लीगल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री ओनली। हाउएवर ह्यूमन राइट्स जो है यूनिवर्सल इन नेचर है। एनफोर्समेंट के बारे में बात करें तो इसको इन्फोर्स कौन कराता है? दोनों केसेस में कंट्री ही इन्फोर्स करा रही है, लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि लीगल राइट्स जो आपकी गवर्नमेंट इन्फोर्स कराती है, जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, या फिर उसकी जो जुडिशरी होती है, ठीक है, लीगल सिस्टम, लीगल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इनकी एनफोर्समेंट होती है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल बॉडीज होती है, जैसे कि ह्यूमन राइट कमिटीज होगी, तो वो उनको हेल्प करती हैं एनफोर्स करने में, ठीक है। तो एनफोर्समेंट कौन कराता है? इन केस ऑफ लीगल राइट्स दिस इज द जुडिशरी और लीगल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, एंड इन केस ऑफ ह्यूमन राइट्स द एनफोर्सेबिलिटी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल बॉडीज। अब लीगल राइट्स में जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी है ना, राइट टू एजुकेशन, और ये एजुकेशन आई एम सेइंग बिकॉज ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन, एक पर्टिकुलर लॉ ने हमें वो राइट प्रोवाइड किया है, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स के केस में क्या होता है? जैसे राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये हमें ह्यूमन राइट्स के द्वारा मिले गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या इन्हें वापस लिया जा सकता है? तो यस, लीगल राइट्स कैन बी टेकन अवे। आपसे ये लीगल राइट्स जो हैं वो छीने जा सकते हैं, इन्हें मॉडिफाई करा जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट पे ये डिपेंड करते हैं लीगल राइट्स। हाउएवर यूनिवर्सल राइट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और जुरिस्डिक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली डिपेंडेंस के बारे में बात करें जो ये लीगल राइट्स है ना, इन्हें कभी भी आपसे छीना जा सकता है, इनमें आपको नए राइट्स भी ग्रांट किए जा सकते हैं। यूनिवर्सल राइट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट।